हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डीएसएसबी 2026 के लिए जो हमारे जनरल पेपर के प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज चल रही है। उसमें आज हमारा 43वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 42 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आई होप कि आपने सभी प्रैक्टिस सेट देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 50 क्वेश्चंस करते हैं, जिनमें कि सभी 5 सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपके डीएसएसबी के जनरल पेपर में पूछे जाते हैं। डीएसएसबी का जो पेपर होता है उसमें आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं और सभी सब्जेक्ट के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और सारे के सारे पाँचों सब्जेक्ट आपके यहाँ पर रिवाइज भी हो जाएँ। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट सेक्शन पर। पहला सेक्शन है हमारा रीजनिंग वाला। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसके हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ईच ऑफ पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू एंड वाई हैज़ एन एग्जाम ऑन अ डिफरेंट डे। मतलब ये आपका मंडे से लेकर और संडे तक जो जैसे क्वेश्चन हम करते हुए आए हैं वही है। तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब जो जो इंस्ट्रक्शन इसने दिए हैं उनको फॉलो करते हुए चलेंगे और हमारा आंसर यहाँ पर फिर आ जाएगा। पहला इसने क्या कहा है कि ओनली वन पर्सन हैज़ एन एग्जाम आफ्टर क्यू। क्यू के बाद सिर्फ एक का एग्जाम है, यानी कि यहाँ पर क्या हमें पता चल रहा है कि क्यू के बाद सिर्फ एक का एग्जाम है, तो क्यू का एग्जाम आपका सैटरडे को होगा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक का ही एग्जाम है। अभी हमें नहीं पता है कि वो किसका एग्जाम है। ठीक है, आगे क्या है। आगे इसने बोला है कि ओनली वन पर्सन हैज़ एन एग्जाम बिटवीन क्यू एंड वाई। क्यू एंड वाई के बीच में सिर्फ एक का एग्जाम है। तो वाई देखिए हम यहाँ पर नहीं रख सकते, क्योंकि संडे तक ही हमारा जो वीक है वो चलेगा। तो वाई को हमें यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, क्यू और वाई के बीच में एक है तो एक हमने छोड़ दिया और वाई को यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो वी हमारा थर्सडे पर हो गया, वो सॉरी वाई जो है वो हमारा थर्सडे को हो गया, वाई का एग्जाम। उसके बाद इसने बोला है डब्ल्यू हैज़ एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर वी। डब्ल्यू का जो एग्जाम है वो वी से एकदम पहले है। ठीक है, आर हैज़ एन एग्जाम वन ऑफ द डे आफ्टर पी। आर का एग्ज़ाम, आर का जो एग्ज़ाम है वो पी के बाद किसी दिन है, हमें नहीं पता वो कब है। ठीक है, मतलब एकदम पहले भी हो सकता है और उससे एक दो दिन छोड़कर भी हो सकता है, इसका मतलब ये है। उसके बाद इसने कहा है कि यू हैज़ एन एग्ज़ाम इमीडिएटली आफ्टर वी। यू का जो एग्ज़ाम है वो वी के तुरंत बाद है, तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा बन गया, यानी कि वी डब्ल्यू वी और यू जो है ये एक साथ बैठेंगे। तो हमें ऐसी 3 जगह यहाँ पर देखनी होंगी जो लगातार खाली होंगी। तो देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यही सिर्फ 3 दिन जो है हमारे पास खाली है। तो आपका वेडनेसडे यहाँ जाएगा, सॉरी डब्ल्यू यहाँ जाएगा, वी यहाँ आ जाएगा और यू यहाँ आ जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ 2 जगह खाली यहाँ पर बची हुई हैं। ठीक है, अब इनको भी यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट होगा, तो देखिए इसने पहले हमसे क्या कहा था। इसने कहा था कि आर का जो एग्ज़ाम है वो पी के किसी दिन बाद है। सॉरी, पी का जो एग्ज़ाम है वो आर से किसी दिन पहले है। ठीक है, ये रहा आर हैज़ एन एग्ज़ाम वन ऑफ द डे आफ्टर पी। अच्छा, आर का जो एग्ज़ाम है वो पी के कभी ना कभी बाद होगा। अब देखिए हमारे यहाँ पर 2 दिन खाली है, एक तो फ्राइडे और एक संडे का। इसने कहा है कि आर का जो एग्ज़ाम है वो पी के बाद है, तो पी को हम यहाँ पर नहीं रख सकते, क्योंकि इसके बाद कोई दिन नहीं है। तो हमारा आर का एग्ज़ाम फिर कहाँ जाएगा, इसलिए पी का जो एग्ज़ाम है वो हमें फ्राइडे को रखना होगा और आर का एग्ज़ाम आपका यहाँ जाएगा। इस तरह से सातों दिन हमारे 7 लोगों के एग्ज़ाम यहाँ पर कन्फर्म हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा है उसको यहाँ पर देखते हैं। आर और यू के बीच कितने लोगों की परीक्षा है। तो देखिए आर आपका कहाँ पर है, आर आपका संडे में है। यू कहाँ पर है, यू आपका वेडनेसडे में है। इनके बीच में कितने लोगों की परीक्षा है, तो 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में 3 लोगों की परीक्षा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। इन द फॉलोइंग सीरीज ओनली वन लेटर क्लस्टर इज लेटर ग्रुप इज इनकरेक्ट। इनमें से एक इनकरेक्ट है, वो आपको बताना है कि वो कौन सा है। तो हमने ऐसे में क्या देखा था कि हम लास्ट वाले लेटर को पकड़ते थे और उससे ही निकालने की कोशिश करते थे। अगर पैटर्न मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा वही जो अलग होगा वही निकल जाएगा। जे होता है हमारा 10, जे से आया एल। ठीक है, एल होता है 12, एन होता है कितना, एन होता है 14, पी होता है 16, आर है हमारा यहाँ पर 20 और टी है सॉरी आर है 18 और 16 के बाद आर आपका 18 है और टी जो है वो आपका 20 है। तो यहाँ पर देखिए पहले लास्ट वाले से हमें कुछ भी पता नहीं चला है, तो हम दूसरा वाला यहाँ पर देखते हैं। दूसरा वाला क्या है, मतलब बीच वाला अब हम देख लेते हैं। तो बीच में देखिए एन है, एन आपका क्या है 14 है, जे आपका 10 है, एक्स आपका कितना है, एक्स आपका यहाँ पर 24 है, बी 2 है, उसके बाद फिर से एक्स आ गया, एक्स आपका फिर 24 है। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। अगर ये माइनस होता जा रहा है तो फिर दोबारा से लौट के 24 नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। टी आपका यहाँ पर क्या है 20 है। तो देखिए 14 से आया 10, 10 से आया 24, तो 10 से 24 आपका यहाँ पर कैसे आ सकता है ये हमें देखना है। तो देखिए ये यहाँ पर -4 हुआ। अगर 10 से हम -4 करेंगे, 10 से हम यहाँ पर -4 करेंगे तो कहीं ना कहीं डब्ल्यू एक्सन वाला जो है एक्स जो है ये आपका यहाँ पर गलत है।
ये x जो है आपका यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? देखिए 10 से अगर हम 4 माइनस करते तो यहाँ पर 6 आता और 6 से फिर -4 करते तो 2 आता। यानी कि यहाँ पर हमारा x की जगह पर f आना चाहिए था, ठीक है? x की जगह पर यहाँ f आना चाहिए था। WXN जो है वो हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि उसने यही पूछा है कि जो गलत अक्षर समूह है उसको बताना है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको बताना है कि इनमें कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसमें भी यही चेक करते हैं, हम लास्ट वाले से शुरू करते हैं। y से u, u से q, q से m, m से i और फिर e। e आपका 5 होता है, i आपका 9 है, m 13 है, q 17 है, u 21 है और y आपका 25 है। तो देखते हैं गैप 5 4 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 और 4 होता है आपका 25। तो ये इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ से हमें पता भी नहीं चल रहा है। तो हम दूसरा वाला अब लेटर देखते हैं। ए से चलते हैं। ए से आया x, ए आपका 1 है, x 24 है। x से आया फिर आपका u, u आपका 21 है, फिर आता है r 18 है, फिर आता है o 15 है, फिर आता है l जो आपका 12 है। तो देखिए 12 और 3 15, 15 3 18, 21, 21 और 3 24 और 24 और 3 आपका 27 यानी कि 1। तो सेकंड वाले से भी आपका यहाँ पर कोई आंसर हमारा नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाले से ही हमको देखना था। अब देखिए कभी-कभी आप लास्ट वाले से शुरू करेंगे तो आंसर आपका जल्दी आ जाएगा, लेकिन कभी-कभी आप फर्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट वाले से ही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए टी से आया क्यू, टी होता है 20, क्यू होता है आपका 17, उसके बाद आता है आपका 16, उसके बाद आता है आपका एन, एन होता है 14, एन से आया एल 12 होता है और उसके बाद आया 10 जो कि जे आपका 10 होता है। देखिए 20 से आया आपका 17 है कि -3 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर -2, फिर -2 और फिर -2। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जो है वो आपकी यहाँ पर है। यहाँ पर क्या गड़बड़ है? देखिए यहाँ पर -3 हुआ है लेकिन -2 होना चाहिए था। -2 होता तो हमारे यहाँ पर कितना आता? यहाँ पर हमारा 18 आता और 18 हमारा क्या होता है? आर होता है। इसका मतलब जो हमारा ये क्यू लिखा हुआ है, इस क्यू की जगह अगर आर होता तो हमारी जो सीरीज़ है वो एकदम सही होती। तो सेकंड वाला जो है क्यू एक्स यू जो है वो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका समूह से अलग हो जाएगा, यानी इस सीरीज़ में अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा। इसने क्या कहा है कि इन ईच ऑफ द वर्ड अच्छा ये वर्ड्स हमें दिए हुए हैं। इसने कहा कि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद, यानी कि जो आपका वोवल है उसमें +1 करना है और जो कॉन्सोनेंट है उसमें ठीक पहले वाला कॉन्सोनेंट में -1 करना है और उसके बाद बताना है कि इस प्रकार बनने वाले कितने अक्षर समूह में कोई भी स्वर नहीं होगा, यानी कि उनमें वोवल जो है वो आपका यहाँ पर एब्सेंट होना चाहिए। तो देखिए अगर आप वोवल में +1 कर देंगे तो वो तो डेफिनेटली आपका कॉन्सोनेंट ही बनेगा, क्योंकि कोई भी 2 वोवल जो होते हैं वो हमारे एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है? तो जिसमें आपके वोवल आ रहे हैं तो वोवल की हमारी दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि अगर हम उसको 1 प्लस कर देंगे तो फिर वो आपका कॉन्सोनेंट ही बनेगा 100%। अब हमें देखना है कि जो आपके कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में वो कौन से कॉन्सोनेंट हैं जिनको -1 करने पर हमारे वोवल आते हैं। तो ये हमने आपको बताया था, क्या? बी, एफ, जे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ए, ई, आई, ओ और यू होता है, ठीक है? ओ के बाद आपका क्या आ जाता है? ओ के बाद पी आता है और यू के बाद आपका टी आता है, ठीक है? सॉरी वी ओ पी वी आता है, सॉरी ये आपको क्या आ जाएगा? वी आता है, टी आपका इधर आता है, ठीक है? लेकिन हमें इधर वाले नहीं चाहिए क्योंकि हमें वोवल में कॉन्सोनेंट में -1 करना है। कॉन्सोनेंट में -1 करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी लेटर क्लस्टर में हमारे ये आ रहे हैं, तो उनमें से हम अगर एक माइनस करेंगे तो वहाँ पर हमारा वोवल मिल जाएगा। तो इससे हम क्या है, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए पहला वाला देखते हैं। पहला वाला आपका ये है, स्पाई है, तो क्या इसमें कहीं इनमें से कोई वर्ड आया है? तो इसमें देखिए पी आपका दिख रहा है, पी दिख रहा है तो पी में से -1 करेंगे हमारा ओ आ जाएगा। इसका मतलब इसमें हमें वोवल मिल जाएगा, तो इस वाले को हम काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए एन डी, तो इसमें देखिए ए एन डी में से कुछ भी आपका नहीं है, ठीक है? अब ए में तो हम +1 कर देंगे तो वो बी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है आपका एक भी वोवल नहीं होगा। तो सेकंड वाला जो है उसमें तो हमें मिल चुका है कि सेकंड वाले में कोई भी वोवल नहीं होगा। अब हम देखते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाला है आपका सी ओ पी, तो क्या इनमें से कोई आया है? तो देखिए पी आपका यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, पी यहाँ पर है, तो पी में से -1 करेंगे तो हमारा ओ आ जाएगा, यानी कि वोवल हमें मिल जाएगा। इसका मतलब इसको भी हम नहीं काउंट करेंगे। अब लास्ट वाला है आपका एफ एल वाई, तो देखिए एफ आपको यहाँ पर दिख रहा है, एफ में -1 करेंगे आपका ई आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी हमें वोवल देखने के लिए मिल जाएगा। हमें ऐसा बताना है जिसमें कोई भी स्वर ना हो, कोई भी वोवल ना हो। तो एक ही एकमात्र ऐसा है ए एन डी, जिसमें कि हमारा एक भी वोवल यहाँ पर नहीं होगा। चाहे तो आप इसको देख भी सकते हैं, वोवल आपका ए है तो ए की जगह आपका बी आ जाएगा, ठीक है? एन यहाँ पर है आपका, एन यहाँ पर है तो एन से पहले आपका क्या आता है? एम आता है, ठीक है? और डी से पहले आपका क्या आता है? सी आता है। देखिए बी एम सी यहाँ पर बन रहा है, इसमें कोई भी वोवल आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसमें आपको बताना है कि कोड तो देखिए बाद में देखते रहेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी।
इसने क्या पूछा है कि एस टी के बेटे की पत्नी का पिता है, ये किस वाले से मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि सारे ही ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। तो पहला वाला देखते हैं, एस एंड सी। एंड का मतलब यहाँ पर क्या है कि ए बी की बेटी है, यानी कि एस जो है वो बेटी है किसकी, सी की। उसके बाद सी और ये रेशो वाला सी रेशो के। तो रेशो का मतलब क्या है यहाँ पर, ये देखिए रेशो का मतलब पहले ही दिया हुआ है, ए इज द फादर ऑफ बी, यानी कि सी इज द फादर ऑफ, सी फादर है किसका, सी फादर है आपका के का। और के लेस देन आई, लेस देन का मतलब है ए बी की पत्नी, यानी कि के पत्नी है किसकी, आई की। और आई डॉलर टी, डॉलर का मतलब क्या है, तो डॉलर का मतलब है ए बी का भाई है, यानी कि आई जो है वो भाई है किसका, टी का। तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि एस जो है वो टी के बेटे। तो टी का तो यहाँ पर कोई बेटा ही नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फटाफट अब सेकंड वाला चेक करते हैं। ठीक है, ये वाला आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड वाला एस डॉलर सी, तो डॉलर का मतलब हमने क्या बताया था आपको, ये ए बी का भाई है, यानी कि एस जो है वो भाई है सी का। सी लेस देन के, लेस देन का मतलब है ए बी की पत्नी है, यानी कि सी जो है वो पत्नी है किसकी, के की। और के रेशो आई, के रेशो आई, रेशो का मतलब क्या था, ए इज फादर ऑफ बी, यानी कि के जो है वो फादर है किसका, आई का, के फादर है आई का। और आई, आई एंड टी, एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है ए बी की बेटी है, यानी कि आई जो है वो बेटी है किसकी, किसकी बेटी है, आई बेटी है टी की, आई बेटी है टी की, टी की बेटी है आई, टी की बेटी है। देखिए यहाँ पर क्या है, क्लैश हो रहा है, क्या क्लैश हो रहा है, देखिए के की भी बेटी हुई है, ठीक है, अब के की पत्नी ये है, ठीक है, तो इसकी भी बेटी हुई। अब ये तीसरा पर्सन यहाँ पर कौन आ गया, ये हमें नहीं पता कि मेल है या फीमेल है। तो देखिए इन वाले रिलेशंस में एक्स्ट्रा मैरिटल वाले को हम नहीं मानते हैं, जो आपके स्टैंडर्ड रिलेशन होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ का, वही देखा जाता है। अब इसने यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर इसने टी को भी इसका ये नहीं पता कि ये फादर है या मदर है, लेकिन इसने कह दिया कि आई जो है वो बेटी है टी की। जबकि आई अगर बेटी है तो वो सी की और के की, इन दोनों की बेटी है, क्योंकि ये दोनों आपस में पति पत्नी है। तो ये तीसरा यहाँ से क्या, कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, ये वाला एस रेशो। रेशो का मतलब हमने क्या देखा था, ए इज द फादर ऑफ बी, यानी कि एस क्या है, एस फादर है किसका, सी का। उसके बाद सी लेस देन के, लेस देन का मतलब है ए बी की पत्नी है, यानी कि सी इज वाइफ ऑफ के, सी इज वाइफ ऑफ के। उसके बाद आता है के एंड आई, के सॉरी के डॉलर आई, डॉलर का मतलब क्या है, के डॉलर आई मतलब के इज ब्रदर ऑफ, के इज ब्रदर ऑफ, के भाई है किसका, के भाई है आई का। और आई रेशो, अब यहाँ पर फिर से रेशो है, तो आई ये इसने कहा है कि आई रेशो टी, आई रेशो टी। तो रेशो का मतलब क्या है, रेशो का मतलब क्या है, सॉरी आई एंड टी आएगा, ठीक है, आई एंड टी आएगा। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है ए इज डॉटर ऑफ बी, यानी कि ए इज डॉटर ऑफ बी, आई इज डॉटर ऑफ टी, आई इज डॉटर ऑफ टी। ठीक है, तो अब यहाँ से एस और टी का रिलेशन देखते हैं। तो टी, एस जो है वो टी के बेटे की पत्नी है, ठीक है। तो देखिए टी कहाँ पर है, टी आपका ये रहा, टी की ये बेटी है और ये इसका भाई है, इसका मतलब ये टी का बेटा हुआ, टी के बेटे की ये वाइफ हो गई, टी के बेटे की वाइफ, और ये इसका पिता हो गया। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, यहाँ पर हमारे इस रिलेशन को दिखा रहा है कि एस जो है टी के बेटे की पत्नी का पिता है, टी का बेटा ये रहा, इसकी पत्नी है और ये इसका पिता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको सारे ऑप्शन ही चेक करने होते हैं। तो फर्स्ट गलत था आपका, सेकंड गलत था, फोर्थ वाले को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर हमारा यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा, अगर आपको इंटरचेंज करना पड़े प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो बताइए कि इसकी जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर क्या आएगी। तो यहाँ पर इसको पहले हम रिप्लेस कर लेते हैं। 139 मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पर 3, माइनस की जगह प्लस 7721, मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पर डिवीजन आएगा और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस 126 आ जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ पर बॉड मास यूज़ करेंगे तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा। इसको 7 से अगर काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 या 21, ये 1103 बार कटेगा। इसकी यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 417, 3 43 और 9 27, ये प्लस है और ये आपका माइनस 126 है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको माइनस यहाँ पर कर देंगे। तो जब इनको हम सॉल्व करते हैं तो ये आपको कितना आ जाएगा, ये आपका 1394 आंसर आ जाएगा। 1394 आपका ऑप्शन नंबर 3 देखा है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, इन ए रो ऑफ 10 स्टूडेंट्स फेसिंग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 10 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इसने कहा है कि ज्ञानी बाईं ओर से सातवां है, यानी बाईं ओर ये है तो यहाँ से सातवां है, 1 2 3 4 5 6 7, ज्ञानी आपका यहाँ पर बैठा हुआ है, सातवां है।
ठीक है। इसने कहा कि यदि रूमी ज्ञानी के दाएं से तीसरा है, रूमी जो है ज्ञानी के दाएं से दूसरा है, तीसरा ज्ञानी यहाँ पर है, नॉर्थ फेस है तो इसका दायां इधर होगा, तो तीसरा 1 2 3 यानी कि जो रूमी है वो आपका लास्ट में बैठा होगा। रूमी कहाँ होगा, यहाँ से थर्ड बोला है तो 1 2 3 आपका लास्ट में ये बैठ जाएगा। अब इसने कहा है कि तो पंक्ति के दाएं छोर से रूमी का स्थान है, दायां छोर ये है तो रूमी का स्थान यहाँ पर पहला ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। इफ प्लस एंड माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को रिप्लेस किया जाता है, इंटरचेंज किया जाता है, तो बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 20 प्लस की जगह -8, मल्टीप्लिकेशन 4 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर +3 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर क्या आपका बॉड मास लगाते हैं, तो बॉड मास के बाद आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 - 8 × 2 + 3, तो ये आपका कितना 16 बना। तो 20 में से 16 गए तो हमारा 4 बचेगा और 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको अब यहाँ पर करते हैं। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम पिछले 2-3 प्रैक्टिस सेट से कर रहे हैं, तो अब इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं, मिस्टर जी स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट ए से और ड्राइव करते हैं 15 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। मान लीजिए पॉइंट ए से शुरू करते हैं, 15 किलोमीटर चलते हैं ईस्ट में। ठीक है, उसके बाद राइट टर्न लेते हैं और 7 चलते हैं, राइट टर्न लिया 7 चले। उसके बाद इसने कहा है कि फिर से राइट टर्न लेते हैं, फाइनल राइट टर्न एंड 12 किलोमीटर चलते हैं। अब ये टोटल 15 थी तो 12 कहीं ना कहीं इससे थोड़ी सी पहले ये रुक जाएगा। अब ये कहाँ पर रुक जाता है, ये रुक जाता है पॉइंट बी पर। ये पॉइंट बी पर यहाँ अब रुक जाता है। उसके बाद इसने क्या कहा है, दूसरी कंडीशन दी है। दूसरी कंडीशन है मिस्टर ओ जो है वो स्टार्ट करते हैं पॉइंट पी से, जो 28 किलोमीटर ईस्ट में है पॉइंट ए से। पॉइंट ए आपका यहाँ पर है 15 किलोमीटर यहाँ तक हो गया, तो हमें 28 जाना है। ठीक है, तो 15 और 10 25, तो 13 किलोमीटर और यहाँ पर हम आगे चलेंगे। ठीक है, और यहाँ हमारा पॉइंट पी है, ये कितना 13 किलोमीटर और है। पॉइंट पी हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ से ये चलना शुरू करेगा। यहाँ से इसने चलना शुरू किया, ड्राइव्स 9 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। ये फिर से ईस्ट में चला 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर चलने के बाद इसने ही टेक राइट टर्न लिया और ये कितना चला, ये 7 किलोमीटर चला। फिर से इसने राइट लिया और 7 चला। अब देखिए ये भी 7 चला था, ये भी 7 चला, इसका मतलब ये बिल्कुल एक सीध में आ चुके हैं दोनों। ठीक है, अब ये दोनों एक सीध में आ चुके हैं। अब इसके बाद ये क्या बोल रहा है, 7 किलोमीटर चलने के बाद उसने फाइनल राइट टर्न लिया और 12 किलोमीटर चला। ठीक है, फाइनल राइट टर्न लिया, राइट इसका इधर ही होगा, और ये कितना 12 किलोमीटर चला। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो ये इससे आगे जाएगा, इससे आगे हमने मान लिया ये यहाँ तक आपका 12 किलोमीटर हो गया। अब देखिए ये 9 था, ये टोटल 13 था, ये तो ये 3 और इसमें चल चुका है, 9 और 3 12 होता है, तो ये यहाँ पर 3 चल चुका है। अब ये बची हुई डिस्टेंस ये आपकी 10 बची हुई है। ठीक है, अब ये 10 यहाँ पर बची हुई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये आपकी 10 है। अब इसने पूछा क्या है, ये बिंदु क्यू पर रुक जाता है। अब इसने कहा है कि क्यू से बी के बीच की दूरी क्या होगी, क्यू से बी के बीच की दूरी क्या होगी। क्यू यहाँ पर है, बी आपका यहाँ पर है। अब ये बिल्कुल एक सीध में, क्यों सीध में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 7 चला था, यहाँ से यहाँ तक 7 चला था। अब देखिए क्यू पर ये रुका, बी पर ये रुका, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपकी 12 है और ये आपकी कितनी है 10 है, तो 12 और 10 आपका 22 किलोमीटर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और रीजनिंग के लास्ट क्वेश्चन पर। रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। अब देखिए स्क्वायर टेबल का क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है, राउंड टेबल का नहीं है, स्क्वायर टेबल का है। तो स्क्वायर टेबल पर यहाँ 8 लोग बैठने हैं। ठीक है, तो 8 लोग को जब भी हम बैठाते हैं तो 4 लोग तो बिल्कुल बीच में बैठते हैं आपके, और 4 लोग आपके कॉर्नर पर बैठते हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, सम ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर, कुछ लोग बैठे हैं बीच में। सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, देखिए जब तक किसी एक की हमें पोजीशन न मिल जाए तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करेंगे। ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, अभी हमें इसका भी नहीं पता। एफ सिट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, हमें इसका भी अभी कंफर्म नहीं है कि कहाँ किसको बैठाना है। हम जब तक हमें एक पक्की जगह न मिल जाए तब तक हम जो है क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करेंगे। जी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, अभी हमें नहीं मिला है। H इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ F, यहाँ भी नहीं पता चला है। E सिट्स इन ए कॉर्नर, देखिए यहाँ पर हमें अब एक चीज़ मिल चुकी है क्या, कि E जो है वो एक कॉर्नर पर बैठा है, तो अब हम E को किसी भी कॉर्नर पर बैठा देंगे और उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन को यहाँ पर करना शुरू करेंगे। देखिए E हमने मान लिया किसी भी कोने पर हम बैठा सकते हैं, मान लीजिए हमने इस वाले कोने पर E को बिठा दिया है। ठीक है, अब देखिए E आपको किस किस सेंटेंस में दिखाई दे रहा है। देखिए E एक तो आपका ये रहा, ठीक है, E आपका एक ये रहा, और कहाँ है, और आपका ई यहाँ पर इसने बताई दिया कि कॉर्नर पर बैठा है। अब देखिए सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, नहीं यहाँ पर सी और ए आ रहा है, तो ई से बात करते हैं। ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ई जो है वो ए के लेफ्ट में, ई के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर बैठा है। अब देखिए इन सबके मुंह जो है अंदर की साइड है, तो अगर कोई यहाँ बैठा है तो उसका लेफ्ट इस साइड में होगा और राइट इस साइड में होगा। तो इसने कहा है कि ई जो है वो ए के लेफ्ट में थर्ड पर बैठा है, तो ए अगर यहाँ होगा तो 1 2 3 ई आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी इसकी पोजीशन यहाँ पर हमारी फिक्स हो चुकी है। ई और ए की पोजीशन को हमने फिक्स कर दिया है।
अब इसने एक और बोला है क्या, एफ सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, एफ जो है वो ई के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, यानी कि एफ आपका कहाँ जाएगा, एफ आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या है, इसने जो ये बात बोली है, सी सिट्स, पहली वाली जो कंडीशन है, सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, सी जो है वो ए के राइट में सेकंड नंबर पर बैठा हुआ है, तो ए आपका यहाँ है, राइट इसका इधर होगा, तो सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर कहाँ आ जाएगा आपका, सेकंड नंबर आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो सी आपका ऊपर बैठ जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या है, ये कह रहा है कि जी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, जी जो है जी सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी, यानी कि जी जो है वो डी के राइट में बैठा है, अगर ऊपर मुंह है इनका तो ये इसके राइट में बैठा है, यानी कि दो प्लेसेस अब हमें लगातार देखने होंगे, तो दो प्लेसेस लगातार हमारे सिर्फ और सिर्फ ये बचे हुए हैं, एक ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, तो हमें दो लोग एक साथ बिठाने हैं, दो दो प्लेस उनके लिए चाहिए, तो दो प्लेस जो है वो हमारे यहीं पर बचे हुए हैं। इसने कहा है कि जी जो है वो डी के राइट में है, तो जी आपका यहाँ हो जाएगा और डी आपका यहाँ हो जाएगा, क्योंकि मुंह इनका ऊपर सेंटर की साइड है, तो डी का राइट आपका इधर ही होगा, ठीक है। तो ये अब हमारे दो प्लेसेस यहाँ पर बचे हुए हैं। अब देखते हैं कि अब यहाँ पर किसको बैठाना है, कौन कौन आपका बचा है और किसको यहाँ पर बैठाना है। अब देखिए दो प्लेसेस हमारे बचे हैं, तो सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ये आपका हो गया, ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ये भी हो गया आपका। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या देखना है, उसके बाद हमें देखना है एच इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। देखिए ये इसने जो बात बोली है, एच जो है, एच इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, एच जो है एफ के पास नहीं बैठा है, एच अगर एफ के पास नहीं बैठा है तो डेफिनेटली एच आपका यहाँ पर बैठेगा, और अब एक ही हमारा बचा है बी, वो आपका यहाँ बैठ जाएगा। इस तरह से पूरा सीटिंग अरेंजमेंट हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब हमें देखना है कि बी के बाएं से गिनने पर जी और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं वो बताने हैं। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड जी एंड बी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट से हम गिनेंगे, बी का बी ये रहा, इसके लेफ्ट आपका इधर है, तो बी और जी के बीच में, बी और जी के बीच में जी आपका ये रहा, तो एक दो तीन लोग बैठे हुए हैं, तीन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। इस तरह से आपके रीजनिंग के 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस का, इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर जीएस का। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये आपको मैच करना है जो आपके एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके फाउंडर, ठीक है। विक्रमशिला को किसने बनाया था, ये सभी जानते हैं, विक्रमशिला धर्मपाल ने बनाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन से वंश के थे, आपके पाल वंश के एक राजा थे। उसके अलावा उदंतपुरी और वल्लभी, देखिए जो आपको पता हो बस आप उनको याद रखिए, बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ पर इजीली हो जाएंगे। अब देखिए अगर आपको एक ही पता था, विक्रमशिला का नंबर सेकंड है, ए का सेकंड है, तो यहाँ पर देखिए ए का एक ही सेकंड है, तो इसी से आपका आंसर जो है सही हो जाता। अगर बात करें वल्लभी की, वल्लभी और विक्रमशिला ये लगभग सभी को पता होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, वल्लभी के जो फाउंडर हैं वो आपके कौन थे, वो आपके भट्टारक थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये सी वाले का फर्स्ट हो जाएगा और ए वाले का सेकंड, ए का सेकंड और सी का फर्स्ट, इनसे आप अपने आंसर को यहाँ पर मैच कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भट्टारक जो थे ये आपके कौन से वंश के थे, तो ये आपके मैत्रक वंश के थे, किसके, मैत्रक वंश के। और अगर बात करें उदंतपुरी के आपके गोपाल थे, गोपाल, ये ऑप्शन नंबर 4 है। और ये पाल वंश के संस्थापक थे, पाल वंश के भी फाउंडर थे ये, और ये उदंतपुरी के भी। उसके अलावा जगद्दल जो है इसके फाउंडर आपके कौन थे, इसके फाउंडर आपके रामपाल थे, ये भी आपके पाल वंश के ही राजा थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, यहाँ पर क्या है कि चुंबकों के बारे में निम्न में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैग्नेट्स। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। नहीं, साउथ से नॉर्थ नहीं होती है, बल्कि नॉर्थ टू साउथ होती है, सभी जानते हैं, बचपन से हमने ये पढ़ रखा है। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इट्स साउथ पोल, ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको पढ़ने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, ऐसा नहीं है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर ओपन कर्व नहीं होते, ये क्लोज्ड कर्व होते हैं, ठीक है, ये क्लोज्ड कर्व होते हैं। नॉर्थ से साउथ में ये जो है चलती हैं इस तरह से, ये आपका क्लोज्ड कर्व यहाँ पर बनता है इस तरह से। आपने देखा भी होगा, एक तरफ एन लिखा होता है, एस लिखा होता है, और जो कर्व है वो आपका ऐसे चलता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रहा, इन विच चाइनीज प्रोविंस वाज द वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस वुजन समिट हेल्ड इन नवंबर 2024। किस चीनी प्रांत में नवंबर 2024 में वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस वुजेन समिट आयोजित किया गया था। तो कौन सा वो चीन का प्रांत था, प्रोविंस था, जिसमें ये आयोजित किया गया था, तो वो था आपका जेजियान प्रांत था, चीन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसको वाटर टाउन भी माना कहा जाता है। ये जो है आपका वुजेन, वुजेन जो है, जो कि आपका जेजियांग प्रोविंस में पड़ता है, उसको वाटर टाउन भी कहा जाता है। वहाँ पर ये समिट का आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। इन सितंबर 2024 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दी 14-day टाइम लिमिट फॉर ग्रांटिंग सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज, यानी यूएपीए की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, यूएपीए सितंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी देने के लिए 14 दिनों की समय सीमा डैश है। क्या सजेस्टेड है, सुझाई गई है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। मामले की जटिलता के आधार पर लचीली है, अनिवार्य और गैर विवेकाधीन है, या फिर आपकी केवल सरकार राज्य सरकारों पर यह लागू है। तो ये जो है ये आपके यहाँ पर मैंडेटरी है, ये आपकी मस्ट है, अनिवार्य और गैर विवेकाधीन है, नॉन डिस्क्रिशनरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा। द ड्रेन थ्योरी ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, भारत में निर्धनता का धन निष्कासन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अमर्त्य सेन, डॉक्टर वी राव, एम विश्वेश्वरैया, या फिर दादा भाई नौरोजी। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। जो भारत में सबसे पहले जो गरीबी रेखा का जो आकलन किया था वो भी आपका दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस बुक में इन्होंने जो गरीबी रेखा है, जो पॉवर्टी लाइन है, उसके बारे में यहाँ पर बताया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको दी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये हमने कई बार आपको बता दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर वॉज रिटन बाई विच बिजनेस लीडर। ये किसकी आत्मकथा है। ठीक है, नारायण मूर्ति की है, इंदिरा नूई की है, रतन टाटा की, या फिर मुकेश अंबानी की है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा नूई। इंदिरा नूई कौन थी, ये एक बिजनेस वुमन थी और ये फॉर्मर सीईओ ऑफ पेप्सी को थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इन तीनों की जो आत्मकथाएं हैं उनके नाम क्या है ये आपको कमेंट में बताने हैं और अपने नोट्स में इनको भी ऐड कर लेना है। इन दोनों को तो जरूर ही ऐड करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड इन तंजावुर इज लोकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किसे समर्पित है। भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान कृष्ण, या फिर भगवान शिव। देखिए सभी जानते हैं बृहदेश्वर का जो मंदिर है, बृहदेश्वर का जो मंदिर है वो आपका भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कौन से स्टेट में है, तो ये आपके महाराष्ट्र में है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द वेजिटेशन डाइवर्सिटी बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के पूर्वी एवं पश्चिमी ढलानों के बीच वनस्पति विविधता का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ये आपको बताना है। सिमिलर वेजिटेशन इज फाउंड ऑन बोथ स्लोप, ये बिल्कुल गलत बात है। सिमिलर वेजिटेशन यहाँ पर नहीं होता है। द वेस्टर्न स्लोप रिसीव हैवी रेनफॉल, बिल्कुल सही बात है, लीडिंग टू एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो आपका वेस्टर्न स्लोप है, जो पश्चिमी ढलान है, वहाँ पर भारी बारिश होती है, इसलिए वहाँ पर आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल एकदम ठीक है। जबकि पूर्वी ढलानों पर कम वर्षा होती है, तो वहाँ पर आपके डेसिडियस फॉरेस्ट जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पर। बाकी आपके दोनों ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा। द राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A वाज इंक्लूडेड एज फंडामेंटल राइट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। तो 42nd, 97th, 86th, या फिर 44th। तो यहाँ पर जो है वो आपका कौन सा था जो अमेंडमेंट था, वो यहाँ पर था आपका 86th अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 2002 में हुआ था। वहाँ पर आर्टिकल 21A को ऐड किया गया, जिसमें ये कहा गया था कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात यहाँ पर की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें 42nd अमेंडमेंट एक्ट की, तो ये आपका कई बार हमने बता दिया है, ये क्या है आपका, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, ये 97th अमेंडमेंट एक्ट 97 नहीं 44th अमेंडमेंट एक्ट की अगर बात करें तो उसमें आपको राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। ठीक है, यानी कि जो आपका संपत्ति का अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। और उसके बाद जो
नहीं तो फिर क्या होता है, जैसे आज देखिए आप देख रहे हैं कि हाईवेज़ जैसे निकलते हैं, बड़े-बड़े हाईवेज़ निकलते हैं, तो लोगों की ज़मीनें जो हैं वो ले ली जाती हैं, उनको मुआवज़ा दे दिया जाता है। लेकिन अगर राइट टू प्रॉपर्टी होता लोगों के पास, तो उनकी मर्ज़ी थी कि वो अपनी ज़मीन सरकार को दें या ना दें। फिर आपके जो है डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा बाधा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती। मान लीजिए सबने ज़मीन दे दी और इतना बड़ा हाईवे बनना है, एक घर का मालिक कह रहा है कि मुझे तो अपनी ज़मीन नहीं देनी, तो उसका घर फिर यहाँ बीच हाईवे में आ जाता, तो कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता, कितनी बड़ी बाधा होती। तो इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को यहाँ 44th अमेंडमेंट एक्ट में हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। तो यहाँ पर पूछा है आपका 21A के में कौन से संविधान में जोड़ा गया था, तो आपका 86 था, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1975 बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स। मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? गुलाम अहमद, हकीम अजमल खान, शाह वलीउल्लाह या फिर सैयद अहमद खां। तो सभी जानते हैं ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे आज आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने। पहले इसका नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, 1875 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन 1920 में इसको एक यूनिवर्सिटी बना दिया गया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसका नाम यहाँ पर रखा गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन जो है जीएस के भी कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं हमारे मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन, मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के, इसके भी 10 क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी ग्रोज टू 2.25 टाइम्स इट्स ओरिजिनल अमाउंट इन 2 years व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक निश्चित राशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 2 वर्षों में अपनी मूल का 2.25 गुना हो जाती है, 2.25 गुना हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए क्या होगी। तो सीधा सीधा हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n या फिर t, जो आपका टाइम है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, सॉरी कंपाउंड जो आपका अमाउंट होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है। इसने कहा है कि अमाउंट जो अमाउंट है आपका वो कितना 2.25 गुना हो जाता है प्रिंसिपल का। अगर आपका प्रिंसिपल पी था, अगर प्रिंसिपल पी था तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा 2.25 पी, 2.25 पी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब एक ही जगह हम 2.25 पी रखेंगे और यहाँ पर पी रखेंगे तो पी से पी आपका कट जाएगा, तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ पर हम रखेंगे, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2.25, चलिए पी रख देते हैं, बाद में इसको मिटा देंगे, तो पी इंटू 1 प्लस आर हमको पता करना है। ठीक है, और कितने सालों में, 2 सालों में। तो देखिए पी से पी आपका ये क्या है, यहाँ पर कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, तो हम इसको हटा देते हैं, ये लीजिए कट गया। अब यहाँ पर क्या करना है, ये इस साइड में स्क्वायर है, अगर इसको यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पर ये आपका रूट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये रूट बन जाएगा, और हम जानते हैं कि 225 किसका स्क्वायर होता है, तो 15 का होता है, तो 1.5 आपका यहाँ पर बाहर आ जाएगा। 1.5 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 आ जाएगा। 1 को इसमें से माइनस करेंगे तो आर अपॉन 100 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। इस तरह से आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 50 आ जाएगी, यानी रेट जो है वो आपका क्या है 50% यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नंबर आर को प्राइम्स। को प्राइम हमने आपको बताया था, कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका HCF आपका 1 होगा, कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होगा वो आपके सह अभाज्य या फिर को प्राइम्स होते हैं। जैसे जैसे मैंने अगर 4 और 5 लिया है तो ये क्या है आपका पेयर ऑफ को प्राइम है, क्योंकि 4 और 5 अगर आप HCF करते हैं तो आपका 1 आता है। वैसे अगर देखें तो 4 जो है वो आपका प्राइम नहीं है, 4 आपका प्राइम नहीं है, लेकिन 4 को जब 5 के साथ लेते हैं तो ये आपके क्या है, यहाँ पे को प्राइम्स है। ठीक है, जब भी को प्राइम्स की बात करते हैं तो हम पेयर में करते हैं। यहाँ पर हमें देखना है, तो देखिए 8 एंड 30 का HCF आपका कम से कम 2 तो यहाँ पर आएगा ही। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। 15 और 19 की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये आपका 5 से कट जाएंगे दोनों ही, और 3 से भी कट जाएंगे, तो ये भी आपका HCF 1 नहीं होगा। 16 और 17 की बात करें तो देखिए इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका HCF 1 होगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 और 28 की बात करें तो इनका HCF आपका 14 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या है, थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी कि कितना आंसर आएगा वो हमको बताना है। तो 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी इसमें रख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो एक बार प्लस करेंगे, 15 प्लस 9, 15 प्लस 9 आपका 24 हो जाएगा, और दोबारा क्या है हम इसको माइनस करेंगे, तो 15 माइनस 9 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसकी पावर 3/2 हमें करनी है, इंटू 27 की पावर
2/3, तो 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और ये आपका 2/3 हो जाएगा, तो ये 3 से आपका 3 कट जाएगा। यहाँ पर डिवीजन है, देखिए पावर नेगेटिव में है और ये भी आपका डिवीजन में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 6 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए हमने आपको बताया था अगर पावर आपकी क्या है नेगेटिव में है तो वो 1 अपॉन हो जाता है। देखिए 1/1/6 जब होगा तो 6 आपका ऊपर आ जाएगा, तो इस तरह से आपकी जो पावर है वो प्लस में हो जाएगी और 6 ऊपर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से भी हम क्या है 6 को कॉमन ले लेते हैं, 6 को कॉमन ले लेंगे, तो 6 चौक 24 होता है आपका, तो 4 इंटू 6 आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब ईज़ी बनाने के लिए, चाहे तो आप इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। 144 12 का स्क्वायर होता है, तो सिंपली भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा-सा ज़्यादा कैलकुलेशन आपको ना करनी पड़े, इसके लिए ये सिर्फ एक अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या बचेगा आपका 3 की पावर 2 यानी कि आपका 9 बच जाएगा और ये डिवाइड है, तो इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं, ये आपका 6 इंटू 6 बचेगा। पहले ही इनको मल्टीप्लाई करते हुए नहीं चलना है क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ कटेगा ज़रूर। अब देखिए ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये आपका 6 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी इन दोनों की पावर भी आपकी क्या है यहाँ पर 3 आ जाएगी, यानी कि 6 दूनी 12 की पावर 3 आ जाएगी। अभी हमारा देखिए क्या बनता है, 12 की पावर 3 बनेगा इंटू 9 और डिवाइडेड बाई 6 की पावर 3, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको अलग-अलग लिख लें, या फिर देखिए पावर यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो इसको डायरेक्टली 12/6 की पावर 3 लिख सकते हैं और इंटू आपका 9 आ जाएगा। तो 6 दूनी 12, 2 की पावर 3 आपका 8 होता है, 8 इंटू 9 आपका कितना आ जाएगा, 72 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, स्टूडेंट स्कोर 70 आउट ऑफ 100 इन फर्स्ट सेमेस्टर एंड इम्प्रूव टू 84 आउट ऑफ 100 इन सेकंड सेमेस्टर, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द स्टूडेंट स्कोर। पहले कितने थे, 70 थे, कितने हो गए, 84 हो गए, तो कितना बढ़ा ये आपको बताना है। तो देखिए 14 नंबर बढ़े हैं, कितने 14 मार्क्स बढ़े हैं। पहले कितने थे, कितने से बढ़े हैं, 70 से बढ़े हैं। परसेंटेज के लिए 100, 14 पंजे 70 और 5 दूनी 10, 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए कुछ नहीं है, पावर आपकी सेम दे रखी है, ठीक है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर 25 लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 17 चौका 68, 68 इंटू 14 की पावर -25 आ जाएगा। बस इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका जो है ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। जब इसकी आप यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 952, ठीक है। 952 की पावर -25, अब पावर माइनस में है तो इसको 1/952 की पावर 25 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इज इक्विवेलेंट टू फ्रैक्शन 7/8। कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको बस डिवाइड कर देना है। 8 से डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा तो 0.70 बचा, ठीक है। 8 9 72, 9 बार नहीं जाएगा यानी कि 8 बार जाएगा। अब देखिए 7 वाले ऑप्शन हमारे यहाँ पर पहले ही कट चुके हैं क्योंकि 8 बार जाएगा, तो 8 अट्ठे 64, 64 और आपका यहाँ पर 60 बचेगा। उसके बाद कितना बचेगा, 8 सत्ते 56, 0.87 आपका एक में ही है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, इफ अ 5632 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 128 सेकेंड। 5632 मीटर लंबी एक ट्रेन है, वो एक खंबे को 128 सेकंड में पार करती है। देखिए जब भी पोल को पार करने की बात करें तो पोल इतना होता है, तो पोल की जो डिस्टेंस है उसको हम कुछ भी नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि जो ट्रेन की डिस्टेंस है उसी को बस डिस्टेंस माना जाता है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं होता और जो टाइम है बस उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारी स्पीड आ जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस है और सॉरी टाइम है। तो यहाँ पर जो टाइम सॉरी स्पीड होगी, यहाँ पर जो हमारी स्पीड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 5632 डिवाइडेड बाई 128, ये आपकी यहाँ पर आ जाएगी। देखिए 4 से आपका ये बिल्कुल कट सकता है, तो 4 या 12, 4 दूनी 8 और 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32, 1408 आपका ये यहाँ पर आएगा। उसके बाद हम इसको फिर से हम इसको 4 से काट सकते हैं, तो 4 अट्ठे 32, उसके बाद 4 तिया 12, 20, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, फिर से ये 8 से कट जाएगा। तो 8 से क्या ही कट सकता है, तो 8 से इसको अगर हम काटेंगे तो देखिए 8 चौक 32 और फिर से 8 चौक 32, तो 44 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 44 मीटर पर सेकंड यहाँ पर ट्रेन की स्पीड आ चुकी है। अब इसने कहा है कि ये ट्रेन 880 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर लेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस दे दी है हमको प्लेटफॉर्म की, तो जो टोटल डिस्टेंस होगी वो ट्रेन की डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस दोनों को ऐड करके होगी, ठीक है। अब स्पीड हमारे पास आ चुकी है और डिस्टेंस कितनी है हमारी, 5632 प्लस 880, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 5632 प्लस 880, तो ये आपकी जो ऐड होगी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 6512, कितनी आ जाएगी 6512, 6512 आ जाएगी। अब 6512 जो है वो आपकी डिस्टेंस है और
हमें निकालना है टाइम, और हमारे पास क्या है, ये देखिए ये स्पीड दे रखी है। तो टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड 44 है, तो 44 से इसको यहाँ पर हम कट कर देंगे। अब देखिए आंसर जो है वो आपके होल नंबर में है, यानी कि डेफिनेटली ये पूरा पूरा इससे कटेगा। तो पहले इसको एक बार 11 से काट लेते हैं। तो 11 से ये 4 बार, 11 से देखिए 11 पंजे 55, ये यहाँ पर 10 बचेगा, यानी कि ये 101 बचेगा। अब 11 99, ठीक है, तो ये 9 बार कटेगा, और ये फिर 2 बचा, तो 11 दूनी 22, ये आपका यहाँ पर कट गया। अब इसको देखिए फिर से काटते हैं, तो 4 एकम 4, ये 19 बचा, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32, 148 सेकंड का टाइम इसको लगेगा एक 880 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 44 आवर्स एंड 89 आवर्स। मान लीजिए ए जो है फिल करता है 44 में, बी आपका फिल करता है 89 में। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, इसने कहा कि टाइम बताइए कितने घंटों में लगेगा अगर दोनों को, व्हेन बोथ पाइप ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों को अगर एक साथ खोला जाता है। साइमल्टेनियसली एक वर्ड आता है, साइमल्टेनियसली एक वर्ड आता है अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली का मतलब होता है कि पहले एक खोला, फिर एक को बंद किया तो दूसरा खोला, फिर दूसरे को बंद किया, फिर पहला खोल दिया। तो अल्टरनेटिवली यानी कि एक रेस्ट में है, एक काम कर रहा है, एक रेस्ट में एक काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, साइमल्टेनियसली बोला है, इसका मतलब है कि दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि टोटल यूनिट निकाल लेंगे, कितना यूनिट पानी हमें भरना है। तो इन दोनों का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो वो आएगा आपका 3916, ठीक है। क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई इनकी यहाँ पर हो जाएगी। तो देखिए 44, ए की कैपेसिटी आ जाएगी आपकी 89, और जो बी की कैपेसिटी है वो आ जाएगी आपकी 44। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इसने बताया कि अगर दोनों को एक साथ खोला जाता है तो ए की कैपेसिटी ये है, बी की कैपेसिटी ये है, दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी होगी, तो इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 4 13, 8 4 12 13, 133 यहाँ पर आ जाएगा, और 133 को इससे डिवाइड कर देंगे तो इतना हमारा यहाँ पर टाइम लगेगा। अब हमें देखिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर जो है वो हमारे इसी फॉर्म में दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए 3916/133 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा, एक क्यूबिकल टैंक है, हैव डायमेंशन, उसकी डायमेंशन ये है 35, 20 और 6, इज फुल ऑफ वाटर, वाटर से भरा हुआ है। यानी कि वाटर से भरे होने का मतलब है कि उसके वॉल्यूम की बात यहाँ पर हो रही है। जो आपका क्यूबिकल टैंक है उसमें जितना पानी आता है, या आपका इसी तरह हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल टैंक की, तो इसमें अगर पानी भर दे तो इसका मतलब है कि इसका इतना वॉल्यूम है, इसके अंदर जितना लीटर पानी आ सकता है उसको कहते हैं कि उसका वॉल्यूम जो है वो इतना है। द होल वाटर इज ट्रांसफर टू अनदर एम्प्टी क्यूबिकल टैंक, जो सारा पानी था उसमें उसको एक दूसरे क्यूबिकल टैंक में ही भरा जाता है, जिसकी लेंथ 25 है और ब्रेथ जो है वो 14 है। तो बताइए उसकी हाइट क्या होगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली पहले का वॉल्यूम कितना है आपका 35 मल्टीप्लाई बाई 20 और मल्टीप्लाई बाई 6, ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें बिल्कुल जो सारा का सारा पानी है वो दूसरे टैंक में भरना है, जो कि क्यूबिकल है ऑलरेडी, जिसकी लंबाई 25 है, चौड़ाई आपकी क्या है 14 है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, यानी कि वॉल्यूम दोनों का सेम है, बस जो लंबाई चौड़ाई है वो आपकी अलग है, 14 और हाइट बस आपको बतानी है। तो सिंपली ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 से दोनों तरफ, तो 7 से आपका 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 5 बार कटा, 5 से इसको 5 बार काटेंगे, 5 पूरे 25, 5 से इसको 4 बार और 2 से इसको 2 बार, तो 6 और 2 बचा 12, यानी कि हाइट जो होगी उसकी 12 मीटर यहाँ पर आ गई। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा, इवेल्युएट द, इसकी वैल्यू बताइए। तो देखिए सबसे पहले जो सबसे अंदर ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो 10 - 8, यहाँ पर 2 आएगा, 2 के बाहर माइनस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर आपका 4 है, फिर उसके बाद माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये यहाँ पर क्या आएगा देखिए -4, ठीक है। अब इसकी फिर -4 और माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई होगी तो +2, तो आंसर आपका यहाँ पर -2 आ जाएगा, ठीक है। -4 +2 आपका आंसर पहला वाला हो जाएगा। चलते हैं 10 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले सेक्शन पर। जी हाँ, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखिए अगर यहाँ पर ये ब्रैकेट ना होता, यानी कि अगर ये -4 माइनस और फिर 2 होता, सॉरी, अगर ये यहाँ पर इस तरह होता तो फिर इसकी जो वैल्यू होती है वो -4 -2 फिर वो -6 हो जाती, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि सबके बाहर में माइनस है तो माइनस की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी तो ये प्लस हो जाएगा और -2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का, और इंग्लिश लैंग्वेज के भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमको करने हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहाँ पर आपको एंटोनिम बताना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड।
गिवन वर्ड के लिए हमें एंटोनिम बताना है, तो वर्ड है हमारा लायबल। लायबल आप जानते हैं, लायबल का मतलब होता है बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग और लाइकली टू डू समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, ठीक है। लीगली रिस्पॉन्सिबल होना उसको क्या कहते हैं, लायबल कहते हैं। अब यहाँ तो देखिए रिलेटेड है, रिस्पॉन्सिबल है, अनश्योर है या फिर अनअकाउंटेबल है। तो रिस्पॉन्सिबल जो है वो तो आपका इसका क्या है, सिनोनिम हो जाएगा। रिलेटेड, रिलेटेड का ऐसा यहाँ पर कोई, क्योंकि एंटोनिम पूछा था, हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, जो रिस्पॉन्सिबल ना हो। तो रिस्पॉन्सिबल ना होने का मतलब होता है जो जिसको कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, जिसका कोई अकाउंटेबल ना हो। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, अनअकाउंटेबल बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अनश्योर का मतलब क्या, अनश्योर होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर जो है एकदम करेक्ट नहीं होगा, अनअकाउंटेबल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। एवरी मॉर्निंग ही डैश अ ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर लीविंग फॉर वर्क। तो यहाँ पर क्या हमें पता चल रहा है कि हर सुबह वो वर्क पर जाने से पहले, वर्क पर जाने से पहले क्या करता है, एक गिलास दूध पीता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेट सी बात है, यहाँ पर तो ड्रिंक किया आएगा, रैन आ ही नहीं सकता। ही रैन एक ग्लास ऑफ मिल्क, ये तो हो ही नहीं सकता। ही थिंक भी नहीं होगा, ही प्ले भी नहीं होगा, ही ड्रिंक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ लेजीनेस या फिर लैक ऑफ एनर्जी। ये इसको हिंदी में बोले तो थोड़ा सुस्त भी कह सकते हैं, सुप्त अवस्था में होता है जो, इसको कहते हैं लैक ऑफ एनर्जी। तो लाइफलेस, लाइफलेस इसका यहाँ पर कोई सही सा मीनिंग नहीं दे रहा है। इसका एंटोनिम बताना, जो सुस्त होता है, तो सुस्त का जो आपका एंटोनिम हो जाएगा डेफिनेटली वो एनर्जेटिक ही होगा, ठीक है। एनर्जेटिक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डल आपका इसका सिनोनिम की तरह वर्क करेगा। और इसके अलावा अगर एलर्जी की बात करें तो ये तो आपका मेडिकल कंडीशंस होती है, एलर्जी जो आपका रोग होता है उससे रिलेटेड, तो इसका यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दे रिफ्यूज टू स्पीक डैश फियर दैट द स्ट्रेंजर माइट हियर देयर डाउट एंड टर्न हॉस्टाइल। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि प्रीपोजिशन यहाँ पर क्या आएगी, विद, ऑफ, फॉर या इन। दे रिफ्यूज टू स्पीक फॉर फियर या दे स्पीक टू स्पीक इन फियर, इन तो आपका नहीं आएगा। स्पीक ऑफ फियर भी नहीं आएगा, स्पीक विद फियर। तो दे रिफ्यूज टू, उन्होंने मना किया, टू स्पीक फॉर फियर, 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग 4 यहाँ पर एकदम अप्रोप्रिएट है। तो दे रिफ्यूज टू स्पीक फॉर फियर दैट द स्ट्रेंजर माइट हियर देयर डाउट एंड टर्न हॉस्टाइल। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना है। तो मिसनोमर, फ्रीक्वेंसी एकदम सही है, डिलीशियस भी बिल्कुल सही है, और वेलिएंट भी यहाँ पर एकदम सही है। पहला वाला ही आपका यहाँ पर रॉन्ग है। तो पहले वाले में क्या रॉन्ग है, तो मिसनोमर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो मतलब थोड़ा एकदम एवरेज हो, एवरेज टाइप की चीज़, नॉट ऑफ हाई क्वालिटी, ये आप कह सकते हैं। जो चीज़ हाई क्वालिटी की ना हो, एकदम मीडियम हो, एवरेज हो। तो इसकी जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है आपकी MISNOMER होता है। यहाँ पर AR लिखा है, यहाँ पर ER होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही मिस्टेक है, इसकी सही स्पेलिंग हमने यहाँ पर लिख दी है। मीनिंग भी आपको बता दिया है, द थिंग विच इज नॉट ऑफ हाई क्वालिटी, जो हाई क्वालिटी की ना हो, जस्ट एवरेज हो, ऑर्डिनरी हो। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक। हर परफॉर्मेंस वाज सो डैश दैट इन लिफ्ट द ऑडियंस इन अ स्टेट ऑफ ओ। अच्छा, तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, अनसेटिस्फैक्ट्री, स्पेक्टेकुलर, टीडीएस या फिर मीडियोकर। तो यहाँ पर क्या आएगा, एडजेक्टिव आपको बताना है। हर परफॉर्मेंस वाज सो डैश, तो स्पेक्टेकुलर होगा, मीडियोकर होगा, या अनसेटिस्फैक्ट्री होगा, या फिर टीडीएस होगा। टीडीएस का मतलब होता है डल या बोरिंग। अनसेटिस्फैक्ट्री भी क्या होता है, मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री भी आपका जिससे सेटिस्फाई ना हो। लेकिन यहाँ पर जो है ऑडियंस जो है वो एकदम हतप्रभ रह गए, हक्के बक्के रह गए। तो हक्के बक्के कब रह सकते हैं, हक्के बक्के तभी रह सकते हैं जब उसने बड़ा ही अच्छा और ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दिया हो, ठीक है। तो स्पेक्टेकुलर वही होता है आपका जो आपके मन को भाए, जो आपकी आंखों को भाए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मीडियोकर का मतलब भी, मीडियोकर का मतलब हमने आपको क्या बताया था, ये बताया था ऑफ नॉट हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी के ना हो। देखिए हाई क्वालिटी का अगर परफॉर्मेंस ना होता तो फिर वो लोग हाथ परब ना रहते। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनएक्यूरेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। तो हमें यहाँ पर आर्टिकल बताना है। डिस्पाइट द हैवी रेन डैश कंसर्ट वेंट अहेड एज प्लान्ड मच टू डिलाइट ऑफ ऑडियंस।
तो यहाँ पर द आएगा, एन आएगा, ए आएगा, फिर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर डिस्पाइट दी हैवी रेन, यानी कि हैवी रेन के बावजूद जो कंसर्ट है वेंट अहेड एज प्लान, वो प्लान के तहत चलता रहा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक कंसर्ट की बात हो रही है। ठीक है, स्पेसिफिक कंसर्ट और स्पेसिफिक चीज के लिए हमने आपको बताया था कि हम हमेशा द का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। यहाँ पर देखिए एक पैराग्राफ के सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि जंबल ऑर्डर में है। इनको मीनिंगफुल और कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है और सही ऑर्डर में इनको लगाना है। यहाँ पर देखिए क्या है, हिज अर्ली ईयर वर मार्क्ड बाई पॉवर्टी एंड स्ट्रगल विच शेप्ड हिज वर्ल्ड वाइड। तो देखिए इसको पढ़ते ही आपको यहाँ पर पता चल जाना चाहिए कि जो आपका सेंटेंस है, वो यहाँ पर आपका हिज अर्ली ईयर वॉज मार्क्ड बाई पॉवर्टी। अच्छा, थ्रू शेयर डिटर्मिनेशन ही रोज from his humble beginning to become a responsible leader. Despite facing numerous challenges, he never lost his vision for the better future. Today, he is celebrated not only for his leadership but also for his unwavering commitment to social justice. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टुडे, ये डी वाला जो है आपका, डी वाला आपको क्या बता रहा है कि ये आपका यहाँ पर लास्ट में आएगा। तो देखिए इसमें डी लास्ट में नहीं है, तो ये तो आपका यहाँ पर, अगर आपको ये पता नहीं लग रहा है कि सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, तो फिर आप ये देखना शुरू करिए कि सेंटेंस एंड कहाँ पे होगा। तो डेफिनेटली सेंटेंस आपका डी पे एंड होगा। तो देखिए जो जिसमें डी नहीं है वो आपका एलिमिनेट यहाँ पर हो जाएगा। अब इसने कहा है फर्स्ट वाले में अगर देखें तो हिज अर्ली ईयर वर मार्क्ड बाई पॉवर्टी एंड स्ट्रगल। तो एक तरह से इंट्रोडक्शन इसने यहाँ पर दिया है। क्या दिया है कि इंट्रोड्यूस किया है उसकी पॉवर्टी और स्ट्रगल को। ठीक है, तो ए से ही आपका सेंटेंस जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा। ये तो डेफिनेट बात यहाँ पर हो गई है। ए से होगा तो आपका सी से भी नहीं होगा। तो अब या तो ऑप्शन आपका ए वाला होगा, थर्ड वाला होगा, या तो आपका 4 वाला होगा। उसके बाद देखते हैं ए के बाद आपका बी आएगा या सी आएगा। तो बी की अगर बात करें, थ्रू शेयर डिटर्मिनेशन, और सी है आपका डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस ही नेवर लॉस्ट हिज विजन। तो देखिए पहली वाली बात को यहाँ पर आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, जो सी है वो एक को फॉलो करता है कि इतने चैलेंजेस होने के बाद भी उसने कभी भी बेटर विजन, अपने फ्यूचर के बेटर विजन को नहीं खोया। तो ए से आ जाएगा आपका सी, ठीक है, और सी से आ जाएगा बी, और बी से आ जाएगा फिर आपका डी। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए यहाँ पर एक बात आपने नोटिस की होगी, ये हमारा 43rd जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है। लेकिन किसी ना किसी स्टूडेंट के मन में तो ये आया होगा कि भाई 43 आपके जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो हो चुके हैं, लेकिन एक भी प्रैक्टिस सेट में इंग्लिश का पैराग्राफ देखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, इंग्लिश का जो पैराग्राफ होता है और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस होते हैं वो देखने के लिए नहीं मिला है। तो देखिए उसे न लाने का एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। अब हिंदी में हमने ये शुरू कर दिया है क्योंकि हिंदी देखिए हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी मदर टंग है। तो हिंदी को पढ़ने में और हिंदी को समझने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जितना इंग्लिश को लगता है। हिंदी को पढ़ने में और पढ़ाने में, मतलब समझने में और समझाने में, दोनों में ही टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है। इंग्लिश हमारे लिए एक सब्जेक्ट वाली लैंग्वेज के तौर पर इसको देखा जाता है। इसलिए यहाँ पर क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और टाइम यहाँ पर ज़्यादा ना लगे, इसलिए इंग्लिश का पैराग्राफ हमने अभी तक यहाँ पर नहीं लिया है। इंग्लिश के पैराग्राफ के लिए हम अलग से बहुत ही जल्द वीडियोस लेकर आने वाले हैं जिनमें सिर्फ इंग्लिश का पैराग्राफ होगा और उसके 5 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। उनके सोल्यूशन और उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो डिटेल में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यही एक चीज़ मिस हो रही थी जो आपको मैंने आज यहाँ पर क्लियर कर दी है इंग्लिश के पैराग्राफ वाली। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डैश आई कुड हार्डली रेज माई आर्म अबव माई एकिंग साइड, आई केप्ट वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, नॉर आएगा, अनलेस आएगा, नॉट ओनली आएगा या फिर थ्रू आएगा, दो आएगा। देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी समझ जाएं तो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई कुड हार्डली, तो आंसर जो है सेंटेंस जो है आपका ऑलरेडी नेगेटिव है, तो क्या नेगेटिव वर्ड यहाँ पर आ सकता है? तो नेगेटिव आपका नॉर भी नेगेटिव, अनलेस भी नेगेटिव और नॉट ओनली भी नेगेटिव। नॉट ओनली अगर आएगा तो आपका इसके साथ के लिए बट ऑल्सो चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो ये तो वैसे भी नहीं आएगा। अनलेस भी यहाँ पर नहीं आ सकता, अनलेस आई कुड हार्डली, तो यहाँ पर देखिए डबल नेगेटिव ये हो जा रहा है। इसी तरह से नॉर से भी आपका डबल नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर आपका एक ही बचा, दो आई कुड हार्डली रेज माई आर्म अबव माई एकिंग साइड, आई केप्ट वर्किंग। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और इंग्लिश के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। डिस्पाइट द इनिशियल skepticism, the new product quickly gained popularity and sales soared. The company's decision to invest in innovative technology proved to be a dash. अब यहाँ पर क्या आएगा ये हमें पूरा करना है। Needle in a haystack,
गेम चेंजर, बुल इन चाइना शॉप या फिर स्ट्रोक ऑफ लक। देखिए हमने आपको बताया था निडल इन हेज टेक का मतलब बहुत ही डिफिकल्ट टू फाइंड, यानी भूसे के ढेर में अगर एक सुई को फेंक दिया जाए, अगर लिटिल मीनिंग आप समझना चाहें तो इससे आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा, गेम चेंजर। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा ये ठीक लगे, द कंपनीज डिसीजन टू इन्वेस्ट इन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी प्रूव टू बी अ गेम चेंजर। बिल्कुल ये यहाँ पर सही सेंटेंस हो जाएगा। बुल इन चाइना शॉप जो आपका क्लमसी टाइप होता है वो हमने बताया था, या केयरलेस, और स्ट्रोक ऑफ लक मतलब अचानक से तुक्का लग जाना, कहते हैं ना रैंडम चांस मिल जाना, तो ये इसका मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। इस तरह से इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं हमने लास्ट सेक्शन पर जो है आपका हिंदी भाषा वाला, इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हिंदी भाषा का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उचित कारक शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करना है। श्रम डैश अर्थ है परिश्रम, और दान डैश अर्थ है जरूरतमंद की जरूरत पूरे करने के लिए देना। ठीक है, तो श्रम का मतलब यहाँ पर क्या है, सॉरी श्रम डैश अर्थ है, तो डेफिनेटली यहाँ पर का ही आएगा। तो का आपका पहले में ही है, पहले में, दूसरे में भी का ही आएगा। श्रम का अर्थ है परिश्रम, और दान का अर्थ है और जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने के लिए देना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने ये रहा, उबल पड़ना का मतलब यहाँ पर क्या है, मुहावरे का अर्थ बताइए। खाना पकाना, एकदम गुस्सा हो जाना, गुदगुदाना या फिर भेद खोलना। तो उबल पड़ने का मतलब होता है एकदम से गुस्से में हो जाना, एकदम भयंकर तरीके से जो गुस्से में हो जाना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, उचित कारक शब्द चुनकर वाक्य को पूर्ण करना है। दान देश महत्व भी एक पुण्यदायक धर्म कार्य डैश कम नहीं माना जाता है। तो देखिए दान का महत्व भी, ठीक है, दान का महत्व भी एक पुण्यदायक धर्म कार्य से किसी से कम होना, तो से यहाँ पर आएगा। तो पहला वाला आपका के का और दूसरा वाला से यहाँ पर सही कारक चिन्ह होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने ये रहा, कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं। रेखांकित शब्द भौरे, भौरे का पर्यायवाची बताना है। शशिधर, सिंह, मधुकर या फिर सर्प। ठीक है, तो शशिधर किसे कहते हैं, शशिधर कहते हैं चंद्रमा को। ठीक है, किसका पर्यायवाची शशिधर, चंद्रमा का। सिंह अगर आप जानते हैं तो सिंह जो है वो आपका शेर का पर्यायवाची होता है। मधुकर की बात करें, मधुकर मतलब मधु, मधु यानी कि शहद को इकट्ठा करने वाला मधु, तो यही क्या हो जाएगा आपका भौरे का पर्यायवाची हो जाएगा। तो मधुकर जो है वही आपका भौरे का यहाँ पर्यायवाची होगा। सर्प की अगर बात करें तो सभी जानते हैं सर्प आपका सांप का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, उचित कारक का शब्द चुनकर यहाँ पर फिर से वाक्य को पूर्ण करना है। दान चाहे अन्न डैश हो, वस्त्र का हो, धन डैश हो। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, दान चाहे अन्न का हो, वस्त्र का हो, या धन का हो, या फिर श्रम का, वह एक वीरतापूर्ण कार्य है। ठीक है, दान आप किसी का भी दें, चाहे तो आप अन्न का दें, वस्त्र का दें, धन का दें या फिर श्रम का दें, ये एक वीरतापूर्ण कार्य होता है। तो यहाँ पर दोनों में आपका क्या आएगा, का आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा, कहीं से नया नया आया हुआ वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करना है। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय किसे कहते हैं, अनिर्वचनीय कहते हैं उसको जिसका जो वर्णन है वो शब्दों में न किया जा सके, उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अनाक्रांत भी इसका नहीं होगा। नवागंतुक, नव मतलब नया, आगंतुक मतलब आया हुआ, तो नया नया आया हुआ के लिए क्या कहते हैं आपका नवागंतुक कहते हैं। ठीक है, नए नए आए हुए को नवागंतुक। और अनाक्रांत की अगर बात करें, अनाक्रांत कहते हैं जिस पर आक्रमण न किया गया हो। ठीक है, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसको अनाक्रांत कहते हैं। और धारक आप जानते हैं किसी चीज को धारण करने वाला। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तुम हमेशा अक्सर, हमेशा और अक्सर एक साथ नहीं आ सकते, ये गलत हो गया। तुम हमेशा घमंडी बातें, घमंडी बातें क्या होती है, तो घमंड पूर्वक बातें हो, ठीक है, या फिर अहंकार भरी बातें हो, तो ये भी यहाँ पर ठीक नहीं है। तुम हमेशा फिजूल की बातें करते हो, ये बात यहाँ पर बिल्कुल ठीक लग रही है। तुम हमेशा नियमित बातें करते हो, तो नियमित बातें क्या होता है, नियमित बातें नहीं, तुम हमेशा नियम की बातें करते हो, हमेशा के साथ फिर क्या आएगा, नियम की बातें करते हो। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य बोला है, तो तीसरा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। वसंत ऋतु में कोयल की मधुर आवाज सुनाई देती है। तो कोयल का पर्यायवाची आपको यहाँ पर बताना है। कोयल का कदली होता है, कूल होता है, श्याम होता है या फिर कोकिला होता है। तो देखा जाए तो ये सारे ही आपके कोयल के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे अच्छा यहाँ पर होगा वो होगा आपका कोकिला। कोकिला जो होगा जाएगा वो आपका बिल्कुल सही पर्यायवाची होगा कोयल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने ये रहा, जीभ चलाना मुहावरे का अर्थ, मुहावरे का प्रयोग निम्नोक्त में किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त हुआ है। उस व्यक्ति के लिए जो सारे दिन खाने पीने की वस्तुओं के चक्कर में रहता है,
जीभ चलाना तो उसको नहीं कहते हैं। उस व्यक्ति के लिए जो इतना असंयमी है कि दूसरे को बोलने ही नहीं देता, तो कहीं न कहीं ये बात जो है आपकी बिल्कुल सही लग रही है। लेकिन फिर भी देखते हैं उस व्यक्ति के लिए जो बिना मतलब बेकार की बातों में लगा रहता है, ठीक है? जीभ चलाना। और 4 है उस व्यक्ति के लिए जो इतना चटोरा तो नहीं हो सकता, ठीक है? तो आंसर आपका या तो सेकंड वाला होगा या तो थर्ड वाला होगा। उस व्यक्ति के लिए जो इतना असंयमी है कि दूसरे को बोलने ही नहीं देता, ठीक है? एक तो होता है ये अ, और दूसरा होता है कि जो व्यक्ति बिना मतलब की बेकार की बातों में लगा रहता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट है वो क्या है आपका, जो बेकार की बातों में लगा रहता है, जो बकवास करता रहता है। अगर मतलब जो सिर्फ़ बोलता है, चाहे वो अच्छा बोलता हो तो उसको जीभ चलाना नहीं कहेंगे। जो मतलब बकवास करता है, फालतू की बेकार की बातें करता है और ज़्यादा बोलता है, उसको हम यहाँ पर जीभ चलाने के संदर्भ में प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पर आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 आपका ये रहा, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध पद क्रम वाले वाक्य का चयन करना है। तो इतिहास साक्षी है कि कर्म शक्ति के बल पर चंद्रगुप्त की भांति शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना कितने भारतीय युवकों ने की। तो ये इसमें देखिए थोड़ा-सा डाउट मुझे लग रहा है, कितने भारतीय युवकों ने कर्म शक्ति के बल पर इतिहास साक्षी है, तो ये भी देखिए यहाँ पर उल्ट पहले इतिहास साक्षी ही आएगा, ये तो यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है, ठीक है? और देखिए भारतीय युवकों ने कर्म शक्ति के बल पर इतिहास साक्षी है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत होगा। अब चौथा वाला देखते हैं, इतिहास साक्षी है कि कितने भारतीय युवकों ने कर्म शक्ति के बल पर चंद्रगुप्त की भांति शक्तिशाली साम्राज्यों की स्थापना की। देखिए इस सेंटेंस में कहीं भी कोई गलती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल शुद्ध पद क्रम यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर देखिए इतिहास साक्षी है कि कर्म शक्ति के बल पर, ठीक है? तो कर्म शक्ति के बल पर किसने, ये बात पहले आनी चाहिए थी कि किसने, जैसे यहाँ पर कितने ही भारतीय युवकों ने कर्म शक्ति के बल पर, जो फोर्थ में दिया है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से हिंदी के 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 43 के टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट्स हमारे पसंद आ रहे हैं और हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है या उसमें कोई कमी है, तो आप सजेशन दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कोई क्वेश्चन में डाउट है उसको भी आप बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में और अपने टेलीग्राम ग्रुप हो चाहे आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, उनमें डीएसएसबी जनरल पेपर के लिए जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोज़ पहुँच सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए